बातचीत वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने शुरू किया था पढ़ना मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत। हमने पढ़ना शुरू किया था मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। और इसमें और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम कवर कर रहे थे विच इज डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे मुगलों का पतन। सबसे पहला टॉपिक मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ रहे थे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगलों का पतन। 1707 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक, ये जो 150 साल का पीरियड है, इसी में ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, इसी में ही डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का। शुरुआत हुई थी औरंगजेब की मृत्यु से। मैंने आपको बताया था कि 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और जब औरंगजेब मरा तो उसी के पुत्र मुअज्जम आजम और कामबख्श के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई, जिसको जीता मुअज्जम ने, और अपने ही भाई आजम और कामबख्श की हत्या करवाकर वो भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया बाय द नेम ऑफ बहादुर शाह, या बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से। 1707 से 1712 तक इसने शासन किया। इसकी हत्या जहांदर शाह के द्वारा करवा दी गई, या 1712 ईस्वी में ये बंदा बहादुर के ही खिलाफ एक अभियान के दौरान मारा गया, और उसके बाद उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई और जहांदर शाह भारत का अगला मुगल बादशाह बना। लेकिन एक साल के ही भीतर सैयद बंधुओं की मदद से इसकी हत्या फर्रुखशियर के द्वारा करवा दी गई, और 1700 और और आप जानते हैं कि 1713 से 1719 तक मुगल बादशाह रहा फर्रुखशियर। फर्रुखशियर की हत्या बालाजी विश्वनाथ की मदद से करवा दी गई, और उसके बाद 1719 में रफी उद्दरजात और फिर उसके बाद रफी उद्दौला, दो मुगल बादशाह आए। रफी उद्दौला शाहजहां सेकंड के नाम से भारत का मुगल बादशाह बना। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1719 में सैयद बंधुओं के ही द्वारा भारत का अगला मुगल बादशाह या सिंहासन पर बिठा दिया गया मोहम्मद शाह को। तो हम कहानी की शुरुआत या कंटिन्यू करेंगे मोहम्मद शाह से। हेडिंग डाल लीजिए मोहम्मद शाह। 1719 ईस्वी से लेके इसका शासनकाल रहा 1748 ईस्वी तक। लिखेंगे ही इज नोन एज रंगीला बादशाह। लिखेंगे इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। ही इज नोन एज और ही इज फेमस एज रंगीला बादशाह, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। ही इज नोन एज रंगीला बादशाह इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है।
भारतीय इतिहास में इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। मुगलों में सबसे ज्यादा डरपोक, सबसे ज्यादा कायर, सबसे ज्यादा लापरवाह, सबसे ज्यादा आलसी मुगल बादशाह माना गया मोहम्मद शाह रंगीला को। और ऐसा कहते हैं इसे स्त्रियों का साथ बेहद पसंद था। ये अपना ज्यादातर समय अपने हरम में महिलाओं के ही साथ बिताया करता था और इसके इसी रंगीलेपन की वजह से ही लोग इसे रंगीला बादशाह कहा करते थे। ये इतिहास में प्रसिद्ध है रंगीला बादशाह के नाम से। और ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं। आपसे पूछेंगे कि बताइए भारत में आखिरी बार जजिया किस मुगल बादशाह के शासनकाल में वसूल किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इसी के शासनकाल में हुआ एबोलिशन ऑफ जजिया। लिखेंगे इसी के शासनकाल में जजिया समाप्त किया गया। अब आप सोचेंगे व्हाट वाज जजिया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जजिया वाज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला एक कर, एक टैक्स ही क्या कहलाता था, जजिया कहलाता था। जजिया वॉज अ टैक्स, जजिया वॉज अ टैक्स जजिया वॉज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। लिखेंगे गैर मुसलमानों के द्वारा, गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला कर ही जजिया कहलाता था। तो आखिरी बार मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के ही समय में भारत में जजिया वसूल किया गया था, क्योंकि इसके बाद जजिया का भारत से पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया या जजिया को भारत से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ये मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में घटित होने वाली सबसे पहली और महत्वपूर्ण घटना थी कि भारत में जजिया पूरी तरीके से समाप्त हो गया इसी के शासनकाल में। आपसे पूछेंगे व्हाट वाज हिज एक्चुअल नेम, इसका वास्तविक नाम क्या था। तो ध्यान रखेंगे हिज एक्चुअल नेम वाज रोशन अख्तर, इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। और जैसे ही ये मुगल बादशाह बना तो दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि सबसे पहले रास्ते से हटाना होगा और छुटकारा पाना होगा, निजात पाना होगा किससे, सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधुओं से। क्योंकि आप जानते हैं कि सैयद बंधु मुगल साम्राज्य में बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा ताकतवर हो चले थे। इसीलिए फाइनली सैयद बंधुओं का अंत कराने में सफल हुआ मोहम्मद शाह। और ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में सैयद ब्रदर्स लिखेंगे वर किल्ड विथ द हेल्प ऑफ चिनकिलिच खान और निजाम उल मुल्क। लिखेंगे चिनकिलिच खान, चिनकिलिच खान या निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई गई। निजाम उल मुल्क या चिनकिलिच खान की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई गई। निजाम उल मुल्क
दक्कन का या दक्षिण का सूबेदार हुआ करता था, उसी के द्वारा सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई। फाइनली सैयद बंधु का अंत कराने में सफल हुआ मोहम्मद शाह रंगीला। और ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही चिनकलिज खान या निजाम उल मुल्क के द्वारा सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई। और आप जानते हैं कि सैयद बंधुओं की हत्या करवाना एक बड़ी उपलब्धि थी मोहम्मद शाह रंगीला के लिए। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में मुगलों के ही कुछ सूबे, मुगलों के ही कुछ प्रांत मुगलों से इंडिपेंडेंट हुए, मुगलों से स्वतंत्र हुए और वहां के सूबेदारों ने खुद को वहां का स्वतंत्र शासक घोषित किया। जैसे आप लिख सकते हैं, फॉलोइंग स्टेट्स बिकेम इंडिपेंडेंट इन हिज रूलिंग पीरियड। इसी के शासनकाल में निम्न राज्य स्वतंत्र हुए। इसी के शासनकाल में निम्न राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, जैसे कि बंगाल। अभी तक बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खान हुआ करता था और इसी मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल में स्वतंत्र किया और यही कहलाया बंगाल का सबसे पहला नवाब। सबसे पहले नवाब का मतलब है बंगाल का सबसे पहला स्वतंत्र शासक। ही कौन कहलाया? मुर्शीद कुली खान। दूसरा, इसी के शासनकाल में स्वतंत्र हो गया अवध। अवध का सूबेदार हुआ करता था सादत खान। सादत खान बुरहान उल मुल्क। और ध्यान रखेंगे, अभी तक ये अवध का सूबेदार था, लेकिन इसने खुद को अवध में स्वतंत्र घोषित किया तो ये बन गया अवध का पहला नवाब। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया दक्षिण भारत का सूबेदार निजाम उल मुल्क हुआ करता था, तो निजाम उल मुल्क के ही द्वारा हैदराबाद राज्य की स्थापना की गई और यही निजाम उल मुल्क कहलाया फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का सबसे पहला निजाम यही कहलाया हैदराबाद का सबसे पहला निजाम। और इसके अलावा इसी के शासनकाल में राजपुताना राजपुताना भी मुगलों के प्रभाव से स्वतंत्र हुआ। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में घटित हुई अति महत्वपूर्ण घटना 1739 ईस्वी में हुई, जिसे हम कहते हैं इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, या हिंदी में लिख सकते हैं नादिर शाह का आक्रमण। सेवनटीन 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। सर निजाम कौन होते हैं? भाई मैंने आपसे कहा ना, हैदराबाद राज्य के स्वतंत्र शासकों को ही क्या कहा गया? हैदराबाद कहा गया।
इसी के शासनकाल में 1739 में हुआ इन्वेजन ऑफ नादिर शाह या नादिर शाह का आक्रमण। और ध्यान रखेंगे, ईरान का एक शासक हुआ करता था नादिर शाह, जो अपनी सेना लेकर आया मुगलों पर अटैक करने के लिए, और मुगलों की सेना और नादिर शाह के बीच एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ करनाल या करनाल का युद्ध। बैटल ऑफ करनाल या करनाल का युद्ध जो लड़ा गया बिटवीन नादिर शाह एंड रॉयल आर्मी ऑफ मुगल्स। मुगलों की शाही सेना और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध लड़ा गया, जिसमें नादिर शाह की सेना ने मुगलों की शाही सेना को पराजित किया। सर, अवध इन विच स्टेट? लखनऊ, फैजाबाद जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, उसी को अवध कहा जाता है। लखनऊ के नवाब तो आपने सुना ही होगा ना। लखनऊ के नवाब का मतलब अवध राज्य की राजधानी हुआ करती थी लखनऊ। पहले फैजाबाद हुआ करती थी, फिर लखनऊ हुआ करती थी, और हैदराबाद के जो स्वतंत्र शासक हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था निजाम। नादिर शाह एक ईरानी शासक था। ईरान में एक वंश चला करता था, दुर्रानी वंश। उसी दुर्रानी वंश का शासक हुआ करता था नादिर शाह, और हिंदुस्तान मुगलों को लूटने के उद्देश्य से आया था। और ध्यान रखेंगे, इसी ने करनाल के युद्ध में मुगलों की शाही सेना को पराजित किया, और उसके बाद ये अपनी सेना लेकर दिल्ली में घुस आया। और दिल्ली में ही मुगलों से लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति नादिर शाह ने लूटी। और ध्यान रखेंगे, मुगलों की आन बान शान, मुगलों का तख्त, जिसे तख्ते ताऊस कहते थे, जिसे मयूर सिंहासन कहते थे, या जिसे पीकॉक थ्रोन बोलते थे, उसको को अपने साथ लूट कर ले गया नादिर शाह। और आप जानते होंगे उसी में लगा था विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। तो मुगलों से ही नादिर शाह ने लूटा था कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मयूर सिंहासन। मुगलों से कोहिनूर हीरा और तख्ते तऊस लूटकर ही कौन गया? नादिर शाह गया। करनाल कहाँ है सर? उत्तर भारत में हरियाणा राज्य आपने सुना ही होगा, तो हरियाणा का ही एक जिला है करनाल। पानीपत और कुरुक्षेत्र के बीच में हरियाणा में पड़ता है करनाल जिला। वही स्थान है जहां पर यह युद्ध लड़ा गया था, करनाल का युद्ध। और ध्यान रखेंगे, नादिर शाह मुगलों से कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन लूट कर ले गया। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि बताइए, जिस मुगल बादशाह के पास, या वो मुगल बादशाह जिसके पास अंतिम बार कोहिनूर हीरा था, वो कौन था? वो था मोहम्मद शाह। और आपसे पूछेंगे कि बताइए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला।
1747 ईस्वी में नादिर शाह की डेथ हो गई और नादिर शाह के मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी इसी का सेनापति बन गया, जो था अहमद शाह अब्दाली। और उधर 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की भी मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह रंगीला के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना अहमद शाह। 1748 से लेकर 1754 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना अहमद शाह। और ध्यान रखेंगे, इधर नादिर शाह का भी उत्तराधिकारी बना अहमद शाह अब्दाली। तो इत्तेफाक की बात है 1748 से लेकर 1754 तक मयूर सिंहासन किसने बनाया था? कभी शाहजहां ने अपने शासनकाल में बनवाया था मयूर सिंहासन, जो कि एक गोल्डन थ्रोन था, जो कि एक सोने का सिंहासन था, एक स्वर्ण तख्त था। मुगल बादशाह बना अहमद शाह 1748 से 1754 मात्र। अहमद शाह और उधर है अहमद शाह अब्दाली। तो चलिए अहमद शाह में लिखेंगे। लिखेंगे इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। लिखेंगे इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली was happened in his ruling period. Invasion of Ahmad Shah Abdali was happened in his ruling period. इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। सत्रह से लेकर 1754 तक इसका शासनकाल रहा या इसने शासन किया। और ध्यान रखेंगे 1754 में अहमद शाह की मृत्यु हुई और अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर सेकंड। आलमगीर द्वितीय। लिखेंगे आलमगीर सेकंड और आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से लेकर 1759 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना। आलमगीर सेकंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन इससे ये सवाल जरूर बनता है कि बताइए जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जब प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ध्यान रखेंगे आलमगीर सेकंड के ही शासनकाल में 1757 में लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था।
इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ है। और ध्यान रखेंगे बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और ध्यान रखेंगे तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत के इतिहास का दूसरा सबसे प्रसिद्ध युद्ध ही माना जाता है प्लासी का युद्ध, क्योंकि यही वो निर्णायक युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों का डोमिनेंस, अंग्रेजों का प्रभाव भारत में बढ़ना शुरू हुआ था। इसके बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक, 1759 ईस्वी से लेकर 1806 तक, 1759 ईस्वी से लेके 1806 ईस्वी तक भारत का मुगल बादशाह बना शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय। आपसे पूछेंगे व्हाट वाज हिज एक्चुअल नेम, तो ध्यान रखेंगे इसका वास्तविक नाम था अली गौहर। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। और ध्यान रखेंगे इसी के शासनकाल में 1761 में लड़ा गया फेमस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो लड़ा गया किस किसके बीच, तो लिखेंगे अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया था। एक और प्रसिद्ध युद्ध जो शाह आलम सेकंड के ही शासनकाल में लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली मुगलों पर आक्रमण करके मुगलों को लूटना चाहता था, लेकिन मुगल्स टैक्स पे किया करते थे मराठाओं को, ताकि बदले में मराठा मुगलों की हिफाजत करें, मुगलों की रक्षा करें, क्योंकि मुगल्स इतने कमजोर हो चुके थे। इसीलिए जब अहमद शाह अब्दाली मुगलों पर आक्रमण करने के लिए आया तो मुगलों की हिफाजत करना और मुगलों की रक्षा करना जिम्मेदारी किसकी थी, मराठाओं की। इसीलिए मराठा सेना इसीलिए मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए आई थी।
शाह आलम सेकंड के ही समय में 1764 में एक और फेमस बैटल लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर, जो कहलाता है बक्सर का युद्ध। 1764 में लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। और ध्यान रखेंगे अंग्रेजों के ही खिलाफ ये लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की सेना थी, बंगाल के मीर कासिम की सेना थी और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना थी। कहने का मतलब ट्रिपल अलायंस। एक तरफ शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, और ध्यान रखेंगे अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश सेनापति जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। हमारे 3 लोगों की सेनाएं मिलकर भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाई और इस युद्ध में एक बार फिर से अंग्रेज विजयी हुए और हेक्टर मुनरो ने तीनों की सेनाओं को पराजित किया। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो ने शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और शुजाउद्दौला को पराजित किया। और ध्यान रखेंगे इसके बाद 1765 में एक संधि हुई जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। और यही इलाहाबाद की संधि वो निर्णायक संधि मानी जाती है जिसके बाद पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार हुआ ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। इसके बाद लिखेंगे इन 1803 ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली, लिखेंगे 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। इन 1803 इन 1803 ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली। 1803 ईस्वी में लिखेंगे अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। इन 1803 ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। और ध्यान रखेंगे लिखेंगे ब्रिटिशर्स मेड मुगल्स देयर पेंशनर्स, अंग्रेजों ने मुगलों को अपना पेंशनकारी बनाया। दिल्ली में घुस आए अंग्रेज और जाकर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से कहा कि अब आपकी
पावर और आपकी सत्ता केवल लाल किले तक सीमित रहेगी। आप लाल किले में रहिए, हम आपको सालाना पेंशन देंगे, लेकिन दिल्ली से भी रेवेन्यू जनरेट करने के राइट्स या राजस्व वसूल करने के राइट्स अब अंग्रेजों के पास होंगे। तो आपसे पूछेंगे, बताइए अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह कौन सा था? ही वॉज शाह आलम सेकेंड, शाह आलम द्वितीय। ही वो सबसे पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनकारी बना था। 1806 ईस्वी में शाह आलम सेकेंड डाइड और इसके मरने के बाद अगला मुगल बादशाह बना अकबर सेकेंड या अकबर द्वितीय। क्योंकि अब मुगल्स अंग्रेजों के पेंशनर बन चुके थे, इसीलिए अब मुगल्स या मुगल बादशाहों को अपॉइंट करने का काम ही कौन किया करते थे? अंग्रेज किया करते थे या ब्रिटिशर्स किया करते थे। अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर। ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर हु वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। लिखेंगे ये प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया। ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर। ही वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर who was appointed by the Britishers। लिखेंगे ये प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया। और अकबर सेकंड से पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से पूछेंगे, हु गिव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लिखेंगे ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय। लिखेंगे इसी ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय। इसी ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। क्यों दिया था राजा की उपाधि? क्योंकि मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय से सिफारिश की थी, उन्हें लंदन भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, इसीलिए उन्हें राजा की उपाधि दी थी। यही सवाल है अकबर सेकंड से। इसके बाद लिखेंगे द लास्ट मुगल एम्परर, भारत का अंतिम मुगल बादशाह हुआ बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर 1837 ईस्वी से लेकर 1857 तक भारत का अंतिम मुगल बादशाह हुआ। बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। लिखिए ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। एंड हिज पेन नेम वॉज जफर, और ये जफर नाम से
शायरी किया करता था? सर प्लीज टाइम चेंज करने की बात डिस्कस कर लेना प्रदीप सर से। ये प्रदीप सर कौन से भाई, पहले तो ये बताओ। और जीएस स्पेशल की बेटे मॉर्निंग की टाइमिंग 11:15 से ही होती है, वो 11:15 से ही रहेगी, परेशान मत होइए। बस अब मैं थोड़ी देर में मुगल एम्परर खत्म होने वाले, मैं क्लास छोड़ने वाला हूँ। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपकी किसी क्लास का नुकसान नहीं होने देंगे हम। हाँ जी, ही वॉज एन उर्दू पोएट, यह एक शायर था। एंड हिज पेन नेम वॉज जफर, और ये जफर नाम से शायरी किया करता था। लिखिए, द लीडर ऑफ ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। माफ कीजिए भाई साहब, ऑफिस से फोन आ गया था। एक तो आप लोग, है ना, एक तो आप लोग हमसे मोहब्बत इतनी करते हैं ना, कि जितनी देर में यहाँ पे खड़ा होके क्लास ले रहा होता हूँ ना, इतनी देर में लगातार मेरा फोन बजता रहता है, लगातार। आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे फोन करते रहते हैं, वो फोन उठाओ, तो फोन उठाते ही, सर हमें ना एक डाउट पूछना था। फिर मैं कहता हूँ कि बेटे मैं क्लास ले रहा हूँ, आप क्लास के बाद कॉल कीजिए। फिर वो बोलते नहीं सर, 1 मिनट रुको ना, बहुत जरूरी डाउट है, पहले आप डाउट सुनिए बाद में क्लास लेना। फिर मैं फटाफट से पूछता हूँ, हाँ मैंने कहा जल्दी बताओ क्या डाउट था आपका। तो पता है मेरे को क्या कहता है? कहता है सर वो मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, तो मेरे से पूछ रहा था कि अपने सर से पूछ के आना कि जोधाबाई अकबर की पत्नी थी या जहांगीर की पत्नी थी। तो मैंने कहा भाई अपने पड़ोसी से कह कि तू अपनी वाली की टेंशन बना ना, तो जोधाबाई के चक्कर में क्यों लगा है? जोधाबाई की जिससे होनी थी उससे हो गई, ना अब अकबर बचा ना अब जहांगीर बचा, दोनों मर चुके, साथ में जोधाबाई भी चल बसी, है ना। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू अपने वाली की खैर मना, तू अपनी वाली को देख कि उसका विवाह तेरे से होगा या किसी और से होगा। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तू बेटे इससे बेटर है कि तू पढ़ ले, वरना जो तेरी वाली जोधा भाई है ना वो तुझे भी छोड़ के चली जाएगी, फिर किसी और सलीम से शादी कर लेगी। तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मासूम मासूम से, उनको लगता है कि अभिषेक सर बस हमेशा फोन हाथ में रखकर रहते हैं, और जब भी हम फोन करेंगे तो तुरंत, है ना, फोन उठा लेंगे। सर आप ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं? जी हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं, मुखर्जी नगर में ऑफलाइन क्लास होती है। डाउट पूछने का और कोई टाइम नहीं है सर। अरे नहीं, बिल्कुल। आप लोगों ने मुझे लगता है अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है। अरे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई, थोड़े से फॉलोअर्स हमारे भी बढ़वाओ। अभिषेक _सुमन _हिस्ट्री, इस नाम से आपको मेरा
इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिलेगा, ठीक है, और फेसबुक पेज मिलेगा मेरा अभिषेक सुमन सर के नाम से। ठीक है जी। फेसबुक प्रोफाइल आप मेरी सर्च कीजिएगा अभिषेक एस सुमन के नाम से, और मेरा यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा क्रिएट हिस्ट्री के नाम से। तो ये वो जगहें हैं जहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। और रही बात मेरे नंबर की, तो मेरी किताब पे मेरा नंबर लिखा हुआ है यार, फेसबुक पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, थोड़ा प्यार से ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ा दिल से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नंबर भी मिल जाएगा। मैं शाहरुख खान या सलमान खान होता ना तो मेरा नंबर अभी तक ढूंढ लिया होता तुमने, है ना। लेकिन क्या करें भाई साहब, इतिहास के मास्टरों के नंबर, है ना, कौन ढूंढे। और इतिहास के मास्टरों के नंबर की जरूरत पड़ती किसको है, हमें तो इंग्लिश मैथ्स